अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समरा मकदूर है। मैं माहिर नफ्सियात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बहराम मेडिकल सेंटर में समरा क्लिनिक के नाम से अपना क्लिनिक चला रही हूँ। काउंसलिंग सेंटर भी इसको आप कह सकते हैं। आज हम जिस मौजू पे जिस डिसऑर्डर पे बात करने जा रहे हैं वो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नाम आप सबने सुना होगा। आजकल हर दूसरा बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार है। हर दूसरा बच्चा जो है वो उसको हम ऑटिस्टिक चाइल्ड जिसे हम कहते हैं, तो उसके साथ शिकायत के साथ जो है वो माँ बाप लेकर आते हैं हमारे पास। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैडम थोड़ा सा इस पे भी बात करें, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, इसके अलामात पे हम बात करेंगे, इसके इलाज पे बात करेंगे और इसकी वजूहात पे भी बात करेंगे कि क्यों होता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सबसे पहले ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते इन्वायरमेंट को, या जितने भी इन्वायरमेंटल क्लूज़ होते हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसके अलावा जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ये इनके कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ये बार बार कर रहे होते हैं। इनका कुछ रूटीन होता है जो कि बिल्कुल फिक्स्ड होता है, सेम रूटीन के साथ होते हैं, इनका रूटीन चेंज नहीं होता। इसके अलावा ये होता है कि जो अपनी फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, अपना जो भी इनका दिल कर रहा होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है तो कोई चीज़ इनको चाहिए होती है तो वो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, ना अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर पा रहे होते। अब ये जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है या एक पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को हमारे पास लाते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको ऑटिज़म है भी या नहीं। तो इसको चेक करने के हमारे पास कुछ असेसमेंट टूल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, यानी कि उनकी असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले तो ऑटिस्टिक बच्चों को जब आप देखें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है। अब जैसे मैं अलामात आगे बताऊंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है, पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं, तो जब हम देखते हैं तो हम बच्चों को जैसे ही देख के फर्स्ट उसमें ही हमें अंदाज़ा हो जाता है। मिसाल एक बच्चा आ जाता है, मैं उससे बात करती हूँ, उसका नाम लेके पुकारती हूँ तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता, और फिर या वो जो है बार बार जैसे हैंड फ्लैपिंग हम कहते हैं ना, बार बार यूँ यूँ कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ आवाज़ें बार बार निकाल रहे होते हैं। इसी तरह से अगर वो टेबल को जो है मार रहे हैं तो बार बार टेबल पे ही यूँ यूँ करते रहेंगे। तो ये कुछ इनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, किसी चीज़ पे स्टक हो जाते हैं तो वो चीज़ बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो एक बच्चा अगर मेरे सामने बैठा है और मैं उससे बात कर रही हूँ, मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, आई कॉन्टैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं करते हैं लोग आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अलामात ऐसे होते हैं कि इनको देख के ही अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन हम असेसमेंट ज़रूर करते हैं। क्योंकि अगर ऑटिज़म है भी तो उसमें भी लेवल्स होते हैं, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर लेवल्स होते हैं। तो हमने वो चेक करना होता है कि बच्चा जो है माइल्ड लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे है या फिर ये सीवियर लेवल पे है, तो हमें उस चीज़ को भी देखना। तो जब हमें बच्चे का असेसमेंट के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा बच्चा इसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और इस माइल्ड लेवल पे है या मॉडरेट लेवल पे है या फिर ये सीवियर लेवल पे है, तो उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट जो है या उसका जो इलाज है वो शुरू हो जाता है, जिससे हमारे पास मुख्तलिफ मोडालिटीज़ पे काम किया जाता है। जैसे बिहेवियर थेरेपी हो गई, इन बच्चों की जो है वो न्यूट्रिशनल थेरेपी हो गई है, या जो बच्चों की ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीच थेरेपी, क्योंकि बच्चों का स्पीच इशू बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है। इन बच्चों को स्पीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो स्पीच नहीं कर पा रहे होते, इनकी स्पीच सही तरह से डेवलप नहीं हुई होती, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। तो इस वजह से ये सारे थेरेपीज़ जो है वो हम उनको ऑफ़र करते हैं, बच्चों को ऑफ़र की जाती है, उन पर काम किया जाता है। बिहेवियर थेरेपी में उन बच्चों के बिहेवियर्स पे काम किया जाता है, उनके बिहेवियर को ठीक करने के लिए, उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस लाने के लिए। स्पीच थेरेपी में उनकी स्पीच थेरेपिस्ट होती है जो उनकी स्पीच पे काम करती है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उनके ऑक्यूपेशंस पे काम किया जाता है ताकि वो कुछ स्किल्स लर्न कर सके। और जो न्यूट्रिशनल थेरेपी है ये बहुत ज़्यादा ही आजकल न्यू एक निकला हुआ है। इसमें ये होता है कि बच्चों के कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ इन बच्चों में पाई जाती हैं, मतलब कमी, जो ग़िज़ाइयत की कमी होती है वो इन बच्चों में मौजूद होती है, तो उसके लिए न्यूट्रिशनल थेरेपी वो इनके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। इन थेरेपीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती। अच्छा जी, अब जो ये जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है बच्चों में, इसकी जो डायग्नोसिस होती है ना 2-3 ईयर्स तक हो जाती है। मतलब बच्चा 3 साल का होता है तब हम उनकी डायग्नोसिस, हम उनको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का नाम दे सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मैंने इनके लेवल्स बताए, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर।
तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो 2 साल में भी उनमें अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशियल बताऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो स्क्रीन टाइम की वजह से उनको इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। स्क्रीन टाइम ऐसे, या स्क्रीन प्ले या स्क्रीन टाइम, जैसे कि मोबाइल यूजेज उन बच्चों का बहुत ज़्यादा है। जैसे मदर अगर कोई काम कर रही है, किचन में काम कर रही है, तो बच्चों को मोबाइल पकड़वा देती है, या अगर वो कोई सफाइयाँ कर रही है घर की, तो बच्चों को मोबाइल पकड़वा देती है। अब बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जब स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा हो जाता है, तो मोबाइल के साथ उनका जो वो लिसनिंग, हमारे पास रहता है एक हेयरिंग और एक लिसनिंग। हेयरिंग जो हम कानों से सुनते हैं, और लिसनिंग जो हमारे ब्रेन के साथ, किसी चीज़ के साथ हमारा ब्रेन जो है वो लिसनिंग डेवलप कर देता है। जैसे बच्चों का जो कुछ बच्चे होते हैं जिनका स्क्रीन प्ले या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, मोबाइल यूजेज या टीवी हर टाइम देखना, या कार्टून्स देखना, या गेम्स खेलना बार बार बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो उन बच्चों का जो लिसनिंग होता है वो डेवलप हो जाता है मोबाइल के साथ, और वो उनका हेयरिंग डेवलप नहीं हो चुका होता, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है। तो फिर वो दूसरे लोगों की तरफ इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते, और मोबाइल अगर आप उनसे कहीं छुपा भी दो, कोई कार्टून लगा हो, या अगर टीवी में कोई कार्टून लगा हो, तो वो वहाँ से भाग के आ जाएंगे, क्योंकि उनका लिसनिंग ब्रेन के साथ डेवलप हो चुका होता है। टीवी या किसी भी जो स्क्रीन टेक्नोलॉजी कोई भी होती है, तो उसके साथ वो डेवलप हो चुका होता है। तो इस तरह से बच्चे जब भी हमारे पास आते हैं, तो हम ये चीज़ ज़रूर चेक करते हैं कि इनका जो है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, या फिर ये स्क्रीन प्ले या स्क्रीन टाइम की वजह से इनमें अलामात आना शुरू हो गए। अगर ये स्क्रीन प्ले या स्क्रीन टाइम की वजह से होते हैं, तो फिर हम उन पर स्क्रीन टाइम जो वो कम करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जितना कम हो जाए, तो इस तरह से उनका जो कम्युनिकेशन है वो फैमिली के साथ डेवलप हो जाता है। अब जो ये बच्चे होते हैं, जैसे अलामात पे अगर हम बात करें, कुछ अलामात मैंने शुरू में ही बता दी थी। इन बच्चे सोशली इंटरेक्ट नहीं करते लोगों से, सोशली इनका इंटरेक्शन जो है बिल्कुल डाउन होता है, ठीक है। अपनी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ ये लोग खेलते नहीं हैं, इनका इंटरेस्ट नहीं होता अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने में। ये ख़ुद के साथ ही लगे रहते हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये लोग आई कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है। और आई कांटेक्ट ना करने के बाद इनका जो दूसरा एक मेन फीचर होता है रेपिटेटिव बिहेवियर्स, कि बार बार एक चीज़ को करना है। जैसे मैंने हैंड फ्लैपिंग का आप लोगों को बताया, क्लैपिंग हो गई है, कोई भी एक आदत इनकी लग जाती है तो वो आदत कॉन्टीन्यूसली वो लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनकी रूटीन जो है बहुत फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, आप उसको स्कूल लेकर जा रहे हैं, आप इसको एक रास्ते पे लेकर जाते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो आज अगर आप उसको दूसरे रास्ते पे लेकर जाएंगे, तो उस बच्चे में गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, उस बच्चे में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह से एक बच्चा है वो नूडल्स खाता है, डेली बेसिस पे उसको नूडल्स ही चाहिए होंगे, अगर आप उसका रूटीन लंच रूटीन चेंज कर देते हो, तो वो कुछ भी नहीं खाएगा, वो कुछ भी नहीं लेगा। तो ऑटिस्टिक बच्चों का ये होता है कि वो उनकी रूटीन जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, खाना उनका सेम होता है, कपड़े उनके फिक्स्ड होते हैं, एक कलर का कपड़ा उनको पसंद है, कलर एक पसंद है तो वही कलर बार बार ये लोग पहनेंगे। और इनको अगर एक जगह पे बैठना पसंद है तो उसी जगह पे ये लोग बार बार बैठेंगे। मतलब कि अपने रूटीन से हट के ये लोग नहीं सर्वाइव कर पाते और डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा जो होते हैं, ये अपने नाम पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर एक बच्चा है, उसका नाम हुसैन है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी, उसका नाम हुसैन है और वो बच्चा जो है ऑटिस्टिक है, अब उसको बार बार बोलोगे हुसैन, आप मेरी तरफ देखो हुसैन, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अपने नाम पे भी लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। और इनकी कुछ मीनिंगलेस आवाज़ें होती हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई भी मुँह से मीनिंगलेस आवाज़ निकल रही होती है, बार बार रेपिटेटिव में उसको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ अलामात हैं ऑटिस्टिक बच्चों के। हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी चिड़चिड़ापन इनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इस जितने भी मैंने अलामात बताए, सारे सिम्टम्स हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इनकी बात करते हैं वजूहात पे, इनकी कॉजेज़ पे, कि किस वजह से बच्चों को ऑटिज़म हो जाता है। सबसे पहले वजह जो है वो जेनेटिकली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जीन्स में पीछे से आ रहे होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, तो वो जो है आगे कन्वर्ट हो जाता है बच्चों में। जो अगर मतलब मदर प्रेग्नेंट है, फैमिली में मेंटल रिटार्डेशन चल रही है, तो चांसेस हैं कि इनका जो बेबी है वो भी ऑटिस्टिक बच्चा हो सकता है। और जिसका पता जो है वो 2.5 ईयर्स या 3 ईयर्स या कभी ज़्यादा सवियर हो तो 2 साल में भी मदर को पता चलना शुरू हो जाता है। वो फिर मैं अभी बताती हूँ कि कैसे पेरेंट्स को अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा आजकल हैं। कज़न मैरिजेस में जनरेशन जो नेक्स्ट सेकंड जनरेशन होती है, थर्ड जनरेशन होती है, थर्ड में तो होते हैं, सेकंड जनरेशन में भी चांसेस होते हैं कि बच्चों में जो है वो ये जो अलामात हैं ऑटिस्टिक बच्चों के, तो वो आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से फैमिली में मेंटल रिटार्डेशन चल रही होती है, तो उन बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे पास। इस तरह इसके अलावा बच्चों में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो है वो अचीव नहीं किए होते हैं।
बच्चों के मतलब जैसे कुछ उम्रें होती है ना बच्चों की, जब वो पैदा होते हैं तो उनकी कुछ एजेस होती हैं, एज फैक्टर्स होते हैं, जिनमें बच्चे जो है वो क्रॉलिंग स्टार्ट करना, उनका चलना, फर्स्ट स्टेप लेना स्टार्ट करना, मम्बलिंग स्टार्ट करना, ये चीज़ें अगर वो नहीं अपने टाइम पे परसीव कर पाते, नहीं वो चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते अपने टाइम पे, तो उनके भी चांसेस हैं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उनको हो। ठीक है, इसके अलावा एक रिसर्च आजकल हुई है, तो उस रिसर्च के मुताबिक जितना ज़्यादा टाइम गुजरता जाएगा उतना ही ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आता जाएगा। ऑटिस्टिक बच्चों की तादाद जो है वो अभी वक्त के साथ साथ ज़्यादा होती जा रही है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऑटिस्टिक जो है वो आजकल बच्चे, तकरीबन हर 50 बच्चों में 1-2 बच्चे ऑटिस्टिक ज़रूर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑटिज़म सेंटर्स इनके लिए खोल दिए गए हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ जो इलाज मैंने आपको बताया कि ये इन मोडालिटीज़ पे काम किया जाता है, तो सारे थेरेपिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं और इन बच्चों पे काम किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे वजूहात है जो मैंने आपको बताए। अच्छा, बच्चा अगर ये भी है कि अगर वो पैदा होते साथ ही बच्चा रोया ना हो, ठीक है, तो उस पर भी चांसेस हैं, या अगर डिलीवरी के दौरान जो है वो मदर के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं तो उस टाइम भी चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस थे, कुछ कॉजेज़ थे जिनकी वजह से हमें मालूम हो सकता है, मतलब चांसेस जो है वो ऑटिस्टिक बच्चे के ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम बात करें कि पेरेंट्स को कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चा ऑटिस्टिक है, जैसे मदर, एक बच्चा है वो तकरीबन 1.5 ईयर का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, तो अपना नाम पे थोड़ा सा वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, या 2.5 ईयर्स पे भी कम्प्लीटली अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। जब आप बार बार उसको उसके नाम से पुकारो तो वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। अब जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते माँ को, तो मदर को उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा मेरा बच्चा, मैं उसे बार बार बात करूँ, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसी तरीके से पेरेंट्स अगर कहीं बाहर चले जाएँ तो जो वापस घर आते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो अफेक्शन शो करते हैं, उनको नीड होती है ना, हम सबकी नीड है अफेक्शन की, तो बच्चा जो है वो अफेक्शन शो करता है, माँ की तरफ भागता है, माँ को हक करता है फादर की तरफ। तो ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई घर से बाहर गया है, कोई घर के अंदर आया है, इनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी खेल में बार बार मशगूल रहना। इसके अलावा मदर को ये अंदाज़ा भी इस चीज़ से भी मदर अंदाज़ा माँ बाप लगा सकते हैं कि बच्चा जो है वो बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं उनके, ठीक है, कि एक खेल रहा है, एक चीज़ पे खेल रहा है तो बस उसी पे वो बार बार खेल रहा हो। अब अगर हम ट्रीटमेंट पे बात करें, ट्रीटमेंट तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि इन मोडालिटीज़ पे काम किया जाता है। अब जहाँ मैं रहती हूँ कोहाट, इधर तो अभी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मैंने क्लिनिक खोला है, इससे पहले कोई क्लिनिक नहीं था, और जो थे तो वो डिपेंडेंटली काम कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट के साथ मैं इंडिपेंडेंट काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है हमारे पास कि कोहाट में कोई ऑटिज़म सेंटर नहीं है। मुख्तलिफ़ इलाकों में जैसे पेशावर, इस्लामाबाद, कराची बहुत ज़्यादा सेंटर्स हैं, लेकिन कोहाट में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यहाँ पे मैं एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट काम करती हूँ बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशंस पे, और स्पीच थेरेपिस्ट भी मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा मेरे साथ उनका, तो वो जो है स्पीच पे काम करती हैं। ऐसे कोई बच्चे आ जाते हैं तो हम रेफ़र कर लेते हैं स्पीच थेरेपी के लिए, तो स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो स्पीच पे काम कर रही होती है। न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसएच कोहाट में मौजूद नहीं है। एनी हाउ, तो ये सारे डोमेन्स थे जिन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको लगे कि आपके बच्चों में, आपके इर्द गिर्द के माहौल में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनका आपको लगता है, आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो, आप पहचान लेते हो कि इन बच्चों में ये मसले हमें लग रहे हैं कि वो आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाते, आपकी आंखों में देखते नहीं हैं, वो बोल नहीं पाते, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो दुख जाते हैं, उनको वो चीज़ महसूस भी नहीं होती, वो एक जगह पे बैठे होते हैं तो मुसलसल बैठे होते हैं, एक ही काम वो मुसलसल कर रहे होते हैं, रेपिटेशन वो लोग कर रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे अलामात, जितने सोशली इंटरेक्शन का नहीं होता, बच्चों के साथ का खेलना कूदना नहीं होता, तो ये सारे अलामात हैं जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में मौजूद होते हैं, जिसे हम ऑटिस्टिक चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कहीं पे भी ये चीज़ देख लेते हैं तो आप काइंडली उसको रिस्पॉन्ड करें, आप काइंडली किसी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास उसको ले जाएं, वहाँ पे वो उनको डिफरेंट मोडालिटीज़ के जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं उनको रेफ़र कर देती हैं ऑटिज़म सेंटर, और फिर वहाँ पे आप लोग असेसमेंट के बाद, ठीक है, मैंने जैसे इसके डिफरेंशियल मैंने इससे पहले आपको बता दिया था कि हमारे पास जो है कुछ स्क्रीन प्ले जो होता है उसके बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनमें ये इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, तो हम जब स्क्रीन प्ले कम कर देते हैं तो वो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो कम्युनिकेशन है वो फैमिली के साथ डिवेलप होना शुरू हो जाती है। और कुछ बच्चे होते हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं, तो ऑटिस्टिक में तो वैसे भी स्क्रीन प्ले हो ही जा गया होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, चाहे आपके बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे आपके माहौल से रिलेटेड हो, कोई भी इश्यूज़ हो, आप
आप लोग बिना झिझक मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर मेरे पास ही होता है, मैं ही इसको यूज़ कर रही होती हूँ, मैंने नंबर के लिए कोई असिस्टेंट नहीं रखा, मैं ही मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी इश्यूज़ हो आप लोग बिना झिझक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।